फॉर फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया प्रिसीजन न्यूट्रिशन और एक हो गया फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। प्रिसीजन न्यूट्रिशन अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसका 10% भी मैं कवर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके ऊपर मेनली हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इस हम प्रिसीजन न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फीड कॉस्ट को कम करने के लिए, उसके ऊपर भी बात करने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहली बात कि प्रिसीजन न्यूट्रिशन हुआ क्या। तो प्रिसीजन न्यूट्रिशन बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है, एक काम करने का तरीका है, एक सोच है। उस सोच को हम अपने सिस्टम में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने ऊपर है। तो बेसिकली बर्ड को किसी भी समय में जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की या परफॉर्मेंस की, उसको मीट करने के लिए एग्जैक्टली कितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो चीज़ हम समझ पाए और हम सिर्फ उतना ही बर्ड को प्रोवाइड कर पाए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। यानी न बर्ड की रिक्वायरमेंट से कम हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और न बर्ड की रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा हम उसको देने की कोशिश करें। ये प्रिसीजन न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा, इससे फीड की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, वेस्टेज रिड्यूस होगा और जो एनवायरनमेंट के ऊपर बर्डन आता है वो भी रिड्यूस हो पाएगा। तो फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? क्या ये मतलब होता है इसका कि भाई जो हमसे कई बार लोग आकर के कहते हैं कि भाई दाना सबसे सस्ता हो और रिजल्ट सबसे अच्छा मिले, मतलब पैसे नहीं लगने चाहिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आना चाहिए, या फिर एक 1 पॉइंट FCR वाला जो खर्चा है उतने पे 1.35 FCR दे दो, क्या ये फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है? नहीं है, ये विश लिस्ट है। विश लिस्ट में आप और भी अच्छी चीजें विश कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मिल जाएगी। फीड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एज ए बिजनेस पर्सन, कि फीड में लगा एक एक पैसा वसूल होना चाहिए और परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। दूसरा चीज, एक एक पैसा जो फीड में आपने लगाया है, भले आपने 200 रुपए की दवाई खरीदी, चाहे आपने 500 रुपए की दवाई खरीदी है, चाहे आपने 25 रुपए का मक्का खरीदा है या 27 रुपए का मक्का खरीदा है, जो भी आपने पैसे लगाए हैं वो उतने बराबर में नहीं आने चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़ करके आने चाहिए। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए आपको उस चीज का, ये आप उम्मीद कर सकते हैं। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है पर केजी बर्ड जब आपकी तैयार हो रही है, उसमें जो फीड कॉस्ट है वो वाला एलिमेंट आपका कम होना चाहिए। ये एज ए बिजनेस ऑब्जेक्टिव सही है। फीड में जितना भी पैसा लगे, कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन वो पैसा प्रोडक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। बर्ड इतने कम फीड कॉस्ट में अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकती है, वो तलाशना चाहिए। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि FCR और फीड एफिशिएंसी दोनों एक चीज नहीं है और ये लोगों को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। आई टॉक अबाउट दैट। और फीड में पड़ने वाला कोई भी पार्ट वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं कि मैंने फीड कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है। तो एक एग्जांपल लीजिए, एक बर्ड है, उसका मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल है किसी समय में 96% अंडा देने का, ठीक है ना। और बुक्स कह रही हैं, हर लिटरेचर ये कह रहा है कि भाई अगर आप 17% प्रोटीन 26-50 एनर्जी को दे दोगे तो वो आपको अपना जेनेटिक पोटेंशियल जो किसी कंडीशन में अचीव कर सकती है वो अचीव कर लेगी। लेकिन आप बोलोगे नहीं भाई, अंडे का प्राइस बहुत ज़्यादा है, मेरे को बर्ड से मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेनी है, इसीलिए मैं सेफ साइड पे रहूँगा, मैं उसको 18.5% प्रोटीन दूंगा, मैं उसको 2800 किलो कैलोरी एनर्जी दूंगा। इससे क्या है, मैं श्योर हो जाऊंगा कि अब मेरी बर्ड जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे देगी। क्या वो एक्स्ट्रा प्रोटीन या एनर्जी देने से आपकी बर्ड 100% अंडा देने लगेगी, 105% अंडा देने लगेगी? वो नहीं दे सकती है, बिकॉज जिस पॉइंट पे उसका जेनेटिक पोटेंशियल मीट हो गया, उसके बाद आप जो भी उसमें डाल रहे हो या तो बर्ड को नुकसान करेगा और या तो वो वेस्टेज में जाएगा, क्योंकि वो अपनी जेनेटिक पोटेंशियल से ज़्यादा तो नहीं अचीव कर सकती है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक स्टूडेंट था जो कि दिन में 1 घंटा पढ़ता था, वो तो भाई फेल हो गया, ठीक है। दूसरा था जो 2 घंटे पढ़ता था, उसके 50% मार्क्स आ गए। अब अगर आप इसको अज्यूम करेंगे आगे तो 4 घंटे पढ़ने पे तो 100% मार्क्स आ जाने चाहिए, लेकिन 4% पढ़ने पे सिर्फ 78% मार्क्स आया। फिर चलो ठीक है, ये भी कैलकुलेशन में एरर था, 2 घंटे की बजाय 10 घंटे पढ़ लेगा तब तो 100% मार्क्स आ ही जाएगा, नहीं आएगा, तब भी 90% मार्क्स आएगा। और एक लिमिट के बाद अगर इसको पुश करते जाओ तो पागल रह जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे
जब तक बर्ड की रिक्वायरमेंट है तब तक तो आपके इनपुट के अगेंस्ट में बर्ड अच्छा रिटर्न देगी। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद आप 100 रुपए डाल रहे हो तो आपको 100 रुपए नहीं दे रही है, आपको 70 रुपए दे रही है। एक पॉइंट आएगा 100 रुपए के अगेंस्ट में 20 रुपए देगी, और एक पॉइंट आएगा जबकि वो नेगेटिव जाने लग जाएगा ट्रेंड। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये पोल्ट्री में भी, न्यूट्रिशन में भी एप्लीकेबल होगा, और ये चीज अपने को जाननी है। अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड डाली है फीड एफसीआर और फीड एफिशिएंसी। आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए कि जब मेरा फीड कॉस्ट 35 रुपीज था और मेरे को एफसीआर 1.7 का मिल रहा था, तब मेरे को पर केजी प्रोडक्शन मीट का करने के लिए 60 रुपए का खर्चा आ रहा था। जैसे जैसे मैं फीड कॉस्ट बढ़ाते गया, नेचुरल सी बात है एफसीआर कम होते गया, तो मेरा जो फीड कॉस्ट पर केजी ऑफ मीट था वो 60 रुपए से 58-56 होते हुए 55 रुपए आ गए। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे अब बर्ड की जो मैक्सिमम आज की जेनेटिक पोटेंशियल है उसके आसपास आ गए। अब क्या होगा, आप ज्यादा पैसा लगाओगे तो जहां तक बर्ड की जेनेटिक पोटेंशियल अलाउ करती है वो एफसीआर भी इंप्रूव करेगा। बट आपने जो पैसा लगाया है, क्या वो पैसे के बदले में बर्ड अब रिटर्न दे पाएगी? वो नहीं दे पाएगी। यहाँ पे जाकर के फीड एफिशिएंसी आ जाती है। अगर मेरे पास टारगेट है कि मेरे को एफसीआर 1.32 का लाना है, मेरे लिए बहुत आसान है, बट पैसे खर्च होंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को फीड कॉस्ट पर केजी कम करना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भैया कितने कम में वो अपना जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर सकती है। जब आप कम में करने जाओगे तब आपकी फीड एफिशिएंसी होगी। एफसीआर जो है वो सिर्फ इतना ही बताता है कि आपका बर्ड जो है कितना दाना खा करके कितना वजन ले रही है, ये नहीं बताती कितने पैसे खा करके कितना वजन ले रही है। तो फीड एफिशिएंसी पे टारगेट करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि एफसीआर पे टारगेट करना। लर्निंग क्या है, आप जब तक जेनेटिक रिक्वायरमेंट के आसपास हो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आसपास हो, तब तक तो आपका बेटर न्यूट्रिशन का मतलब है बेटर रिजल्ट। उसके बाद नहीं रह जाएगा, एक पॉइंट के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगेगा इसमें। एक्सेस न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट कर रहा है। आप देखेंगे, आप अगर एक्सेस न्यूट्रिशन देते जाएंगे, बट 75% अंडे दिए जा रही है और आपने उसको न्यूट्रिशन वही देना है जो बुक पे लिखा हुआ है, बढ़िया वाला, तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद जो है बर्ड का साइज बढ़ेगा, ओवर साइज एग होगा, फैटी लिवर होगा, ड्रॉप इन प्रोडक्शन होगा, राइज इन मोर्टेलिटी होगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आएंगी, सडन डेथ होगी। तो एक पॉइंट के बाद जो आप न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा उसको देने की अगर ट्राई करोगे भी ना, तो बर्ड के लिए उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, फिर आप उसके लिए दवाई करोगे। तो प्रिसीजन न्यूट्रिशन का पिलर्स क्या है? सबसे पहली बात तो आप अपनी बर्ड का रिक्वायरमेंट जाने कि कितना एफसीआर के लिए या कितने अंडे के लिए, किस साइज के अंडे के लिए बर्ड को किस मौसम में कितना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। जब तक आप वो नहीं जान रहे हो तब तक आप ब्लाइंड गेम खेल रहे हो। दूसरा चीज, आपको आपका रॉ मटेरियल जानना है। रॉ मटेरियल अगर मान लीजिए आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का है या आपको पता है कि आपका रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का है, अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मुलेशन में उसको डालना है ताकि आप ये वो वेरिएबिलिटी कम कर पाओ। अदरवाइज मैं न्यूट्रिशन डिजाइन कर रहा हूँ 3000 किलो कैलोरी पे, मेरे को 2900 पे मिल नहीं रहा है, तो आखिर में परफॉर्मेंस कहाँ से आ जाएगी? फीड मिल की वेरिएबिलिटी, बहुत बड़ी वेरिएबिलिटी, खास करके आज की तारीख में यूपी में, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी यूनिट पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं तो अगर कोई भी एरर है, मान लीजिए लेबर नहीं काम करना है, आप तो खड़े नहीं हो वहाँ पे, अगर कोई भी दवाई मिक्सिंग करने में या फीड मिक्सिंग करने में कोई इश्यू आ रहा है, किसी पॉइंट में टेम्परेचर नहीं अचीव हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है। आप खाली यही बताओगे कि भैया परफॉर्मेंस नहीं आई, कहाँ से वो लीकेजेस हो रहे हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे और उन लीकेजेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रिसीजन न्यूट्रिशन के बारे में सोच सकते हैं। वरना मत सोचो, ये लेक्चर एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, बिकॉज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रिस्क लो, बट अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के रिस्क लेने जा रहे हो तो कल मेरे को बंदूक लेके ढूंढते भी मिलोगे कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये चीजें समझिए, तब प्रिसीजन न्यूट्रिशन को समझिए, वरना मत समझिए। जो आपके एनवायरनमेंट के वेरिएबल्स हैं, फार्म मैनेजमेंट के वेरिएबल्स हैं, बर्ड के हेल्थ के वेरिएबल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप वेस्टेज और लीकेज को कम करने के लिए सोच सकते हो। तो बेसिकली बर्ड की रिक्वायरमेंट की क्लोज हिट करना है ताकि हम पैसे सेव कर सकें। वेरिएबिलिटी का एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि मेरा एक कस्टमर, ठीक है ना, सेम कस्टमर है, सेम फॉर्मुलेशन चल रही है, सेम सीजन है, सेम हेल्थ प्रोग्राम है, 250 फार्म्स है उसके पास। जो बेस्ट रिजल्ट आया वो 1.32 आया,
जो सबसे पुअर रिजल्ट आया 1.5 एफसीआर का आया, और जो एवरेज रिजल्ट आया वो 1.4 के आसपास आया। अब इसमें वेरिएबिलिटी क्या है? इसमें वेरिएबिलिटी है फार्म मैनेजमेंट, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट 1.2 है, पुअर 1.5 है। ये जो वेरिएशन आया ये फार्म मैनेजमेंट से आया। अब दूसरा एग्जांपल है, डिफरेंट कस्टमर्स हैं, फॉर्मूला सेम चल रहा है, सेम सीजन है, एवरेज डाटा है 250 फार्मों का, लेकिन एक जगह रिजल्ट 1.35 आ रहा है, एक जगह 1.45 आ रहा है। अब इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल हेल्थ प्रोग्राम का हो सकता है, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल क्वालिटी की वेरिएबिलिटी है, फीड बिलिंग की वेरिएबिलिटी है, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही हो सकती है। थर्ड एग्जांपल, सेम कस्टमर, सेम फॉर्मूला, सेम रॉ मटेरियल, डिफरेंट सीजन, मतलब 3 महीने पहले फॉर्मूला ले गया था बंदा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा था, आज भी वही फॉर्मूला चले जा रहा है, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या चेंज हो गया? क्लाइमेट चेंज हो गया। अगला एग्जांपल, सेम कस्टमर, सेम स्टार्टर फीड, स्टार्टिंग के 14 से 28 दिन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, 28 से 35 दिन में ओके रिजल्ट आया, चल जाएगा करके, 35 दिन के बाद बर्ड बोली हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि भैया स्टार्टर फीड था, उसका काम खत्म हो गया जब 26-27 दिन का बर्ड हो गया, उसके बाद आप वही दिए चले जाओगे तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होने वाली बर्ड की। यानी क्या चेंज हो गया? बर्ड की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। बर्ड का रिक्वायरमेंट किसके साथ चेंज हो जाएगा? एज के साथ चेंज हो जाएगा। 7 दिन के बच्चे का और 45 दिन के बच्चे का सेम रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जेनेटिक के साथ चेंज हो जाएगा। हर्बर्ड की बर्ड है, एविएजन की बर्ड है, कॉक की बर्ड है, सब आपको सेम फीड फॉर्मुलेशन में परफॉर्मेंस नहीं देंगे। परफॉर्मेंस क्या है बर्ड का, उस हिसाब से डाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से डाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। हेल्थ डिसीज सिचुएशन क्या है बर्ड की, उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। बर्ड की फीड इंटेक की कैपेसिटी क्या है? बर्ड आपका जो है वो सिर्फ 17-18 हफ्ते का है, वो 90 ग्राम से ज्यादा दाना खा नहीं सकता, उसकी औकात उतनी है। अगर आप फॉर्मुलेशन ऐसे डिजाइन कर रहे हो कि जो 115 ग्राम पे बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा, तो बर्ड कैसे परफॉर्म करेगी भाई? उसने तो 90 ग्राम खाया, तो 10, 15, 20% तो उसको न्यूट्रिशन कम मिला, वो कहाँ से आपको बढ़िया बॉडी वेट और बढ़िया अंडा दे देगी? नहीं दे सकती है। तो आपको बर्ड की फीड इंटेक की कैपेसिटी, एक एज के बाद आप फीड इंटेक को मैनेज कर सकते हो एनर्जी एडजस्ट करके, बट कहीं पे अगर बर्ड की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ही नहीं है तो वहाँ पे कैसे कर लेंगे? और मैनेजमेंट, ये इफेक्ट है एज का एनर्जी और अमाइनो एसिड पे। जो आप ऑरेंज कलर के लाइन देखते हैं अमाइनो एसिड है। जैसे जैसे बर्ड का एज बढ़ेगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड का रिक्वायरमेंट कम होगा, और जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे बर्ड का एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। मैं ब्रॉयलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर एक किसी भी पॉइंट पे आप ले लो कि भाई मेरे स्टार्टर डाइट था, वही स्टार्टर डाइट में कंटिन्यू करके लेकर के जाऊंगा और 40-45 दिन में भी खिला दूंगा, तो बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या दे रहे हो उसको? आप सोना खिला रहे हो, लेकिन सोना थोड़ा ना हजम हो जाएगा, हजम तो खाना ही होगा ना। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और फीड इंटेक है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि जो ब्लू वाला चार्ट है ये टेम्परेचर का है। जब आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो फीड इंटेक बहुत ज्यादा है, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो फीड इंटेक बहुत कम है। इस चीज को समझते हुए आपको डाइट को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एनर्जी रिक्वायरमेंट है। लेफ्ट में मैंने 27 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, और राइट में बढ़ते समय फार्मर का 10 डिग्री का टेम्परेचर फार्म पे पहुंच रहा है, तो सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ की है नहीं, ज्यादा है। और अगर ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं करोगे तो एफसीआर के साथ ये होगा। सेम फीड चल रहा है, जिस फार्मर ने टेम्परेचर 27 पे मेंटेन किया उसको अलग एफसीआर आएगा, जिसने टेम्परेचर जो है वो 10 पे मेंटेन किया उसको अलग रिजल्ट आएगा। ये चीज वेरिएबिलिटीज आपको समझनी पड़ेगी। अब लास्ट चीज ये है कि फीड फॉर्मूला यानी फीड फॉर्मुलेशन इज नॉट सेम एज फीड कंपोजिशन, दोनों में बहुत फर्क है। अब ये समझिए कि मक्का है, मेज है, मेज सोया तो सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है कि भाई फीड फॉर्मूला मेज सोया पे बना रहे हो, बहुत अच्छा डाइट बना रहे हो आप, ठीक है ना। मेज का जो लोवेस्ट वैल्यू हम लोग को टेस्ट करके मिलता है और मेज का जो हाईएस्ट वैल्यू हमको टेस्ट करके मिलता है, तो 150 किलो कैलोरी तक का फर्क आता है। यानी अगर आप फॉर्मूले में 650 किलो मक्का डाल रहे हो तो आपका आराम से जो है 100 किलो कैलोरी के आसपास तो फॉर्मूला चेंज हो गया। मतलब मैंने दिया था 3100, बर्ड को मिला 3000। अब 3100 से 3000 के बीच में 10 पॉइंट एफसीआर तो बड़े आराम से भाग के ज्यादा भाग जाएगा। वैसे सोया का वेरिएबिलिटी जो है 12% तक का है, यानी आपने फॉर्मुलेशन डिजाइन किया था 23% प्रोटीन के हिसाब से, जो उसकी कॉमन वेरिएबिलिटी है। अगर उसका आपको दूसरा वाला मुंह देखने मिल गया तो फॉर्मुलेशन आपकी 23% वाली 19% ही देगी। तो क्या फीड फॉर्मुलेशन रिस्पॉन्सिबल हुआ? फीड फॉर्मुलेशन और फीड कंपोजिशन दोनों तो अलग चीज है। किचन यानी आपका फीड बिल और इंग्रेडिएंट यानी आपका पोटैटो, टोमेटो या मेज सोया जो भी कह लो,
आपका इंग्रेडिएंट और आपका किचन वो रेसिपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेसिपी तो बनाने वाला बेवकूफ़ है। अगर आपने सड़े हुए आलू डाल दिए उसमें तो स्वाद तो बिगड़ ही जाएगा, कितना भी उसमें मैंने धनिया मिर्च डाल दी। प्रॉपर मिक्सिंग, प्रॉपर फिल्टरिंग कैन इजीली हैव 10 पॉइंट इम्पैक्ट ऑन एचसीआर, इफ नॉट मोर, इससे ज़्यादा हो सकता है। एनवायरमेंट, मैनेजमेंट और हेल्थ, तीन चीज़ें हैं। एक एक चीज़ की अगर बात करें, खाली एनवायरमेंट का देखोगे 5 से 10 पॉइंट एचसीआर में फर्क डाल सकता है, खाली मैनेजमेंट की बात करोगे 5 से 10 पॉइंट इम्पैक्ट डाल सकता है, खाली हेल्थ की बात करोगे 5 से 10 पॉइंट बड़े आराम से एचसीआर पे इम्पैक्ट डाल सकता है इंडिविजुअली। यानी आपका अगर बर्ड हेल्दी नहीं है और बर्ड का गट हेल्दी नहीं है तो आप जो भी दे रहे हो आपको फुल्ली रियलाइज नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर आप लेकर के चलोगे तो कितना पानी डाल रहे हो मैटर नहीं करता, ठहरेगा नहीं वो। परफॉर्मेंस एनहांसर्स हैं, जैसे आपके एंजाइम्स हैं, आप डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल्स क्या है, किस तरीके के, और एंजाइम की क्वालिटी क्या है। आप अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हो, बट यहीं पे फ्लक्चुएशन भी आती है। अगर आपका रॉ मटेरियल का सबस्ट्रेट नहीं है अवेलेबल, आपका एंजाइम का क्वालिटी नहीं है, तो मैं इमेजिन किए बैठा हूँ कि 125 किलो कैलोरी तो मैं पक्का ले लूंगा भाई, और ऊपर से 50-60 किलो कैलोरी भी बढ़ते दिया नहीं, ये एरर है, यहाँ पे एरर आएगी। बट ये अपना काम है कि हम इससे 100 से 125 किलो कैलोरी लें ताकि हम पैसे सेव कर सकें। आप अगर बहुत सेफ खेलने जाओगे तब भी प्रॉब्लम है। प्रोटीन भी जो है आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े क्लेम है, लेकिन आपको 1% यू कैन टेक। आपका जो इमल्सीफायर्स है दे कैन इंप्रूव द डाइजेशन। अब इन सब प्रोडक्ट्स का आरओआई जो है मिनिमम 1:3 है, मतलब अगर वो वर्क करते हैं ना तो आपको 1 रुपये लगा करके 3 रुपये तो पक्का बच गए, बशर्ते आपको इस्तेमाल करने आता हो और आप ढंग की चीज डाल रहे हो। जो आपके गट हेल्थ की कैटेगरीज हैं इनमें इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है इवेंचुअली रिजल्ट पे, बट ये है कि एक कैटेगरी आपने डाल दी, सपोज करिए आपने एंजाइम डाल दिया, आपने 80% बर्ड से निचोड़ लिया, उसके बाद फिर आपने दूसरी कैटेगरी डाली, सपोज एसिडिफायर, आपने फर्दर 15% बर्ड से निचोड़ लिया। जैसे जैसे आप कैटेगरी बढ़ाते जाओगे ना, हर कैटेगरी आपको रिजल्ट देगी, बट कितना रिजल्ट देगी, क्या वो आरओआई को फिट हो पाएगा, छठा या सातवां प्रोडक्ट, वो आपकी बर्ड की सिचुएशन के ऊपर है कि क्या मैनेजमेंट है, कितना हैवी चैलेंज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक्चुअली हैवी चैलेंज है तो आप 8 कैटेगरीज भी इस्तेमाल कर लोगे, सारी कैटेगरी आरओआई दे देंगे, बट बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हो तो 4-5 कैटेगरी जाते जाते आप मैक्सिमम चीजें ले लेते हो, उसके बाद जो है उतना आरओआई नहीं आएगा, बेनिफिट रहेगा। आप अगर प्रोडक्ट डाल रहे हो अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का, आपको वो रिटर्न देगा। क्या वो 1:3 का रिटर्न दे पाएगा या 1:1 का रिटर्न दे पाएगा, दैट विल चेंज। माय एडवाइस, यूज सफिशिएंट कैटेगरीज, थोड़ा ज्यादा 2-3 दवाई नहीं डालोगे चलेगा, जो डाल रहे हो वो अच्छी डालो, उनसे मैक्सिमम निचोड़ने की ट्राई करो। जजिंग फॉर्मुलेशन नॉट कप ऑफ टी, मतलब एक वेटरनरियन ने दूसरे वेटरनरी का फॉर्मुलेशन जज नहीं करना चाहिए और फार्मर ने तो कभी भी जज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट इजी। एक लेवल के बाद जब न्यूट्रिशन में या न्यूट्रिशनिस्ट एक लेवल के ऊपर निकल जाता है, उसके बाद उसका कोई भी फॉर्मुलेशन सही नहीं होता और कोई भी फॉर्मुलेशन गलत नहीं होता, बिकॉज फॉर्मूला तो बनाते समय ही मैं बता करके देता हूँ कि देखो इसमें 4-5 गलतियां हैं, ये वाली मैंने करी हुई है, बिकॉज इससे 1.5 रुपये 2 रुपये बच रहे हैं तुम्हारे। अगर 5% प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम आएगी, जस्ट मेरे को फटाक से बता देना और मैं उस चीज को करेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं आज की तारीख में 5 गलतियां करके नहीं चल रहा तो तुम्हारे 2 रुपये तो सीधे लुट गए किलो के पीछे। लेकिन बर्ड की कैपेसिटी है कि वो बुक से अवे भी परफॉर्मेंस दे सकती है। मेरे को पता है कि बर्ड वो मैनेज कर लेगी, मैं ये चीजें गड़बड़ करके चल रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बर्ड झेल लेंगे। बट आप ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही पहला लूज मोशन आएगा भाई मेरे को बता देना, ठीक है ना, आप बता दोगे मैं चीजें चेंज कर दूंगा। इतना खेलने का अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास सेव करने के लिए बहुत पैसे हैं। अगर फॉर्मुलेशन आपको बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम ही नहीं आती है कभी, इसका मतलब है कि आप बहुत सेफ खेल रहे हो। आप इतना सेफ खेल रहे हो मतलब आपने लड़ाई लड़ने के पहले ही हार ली है। अगर आप बहुत क्लोज खेल रहे हो तो भी दिक्कत है, आपका रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन होगा, फीड का फ्लक्चुएशन होगा, तुरंत की तुरंत कंप्लेन आ जाएगी। तो बेसिकली आप कितना करीब खेल सकते हो उस चीज के, ये डिपेंड करता है कि आपका और आपका न्यूट्रिशन के बीच में क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर अब जो भी हम एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे थे ना न्यूट्रिशन, उसको आप मैं बफर बोलूंगा, ठीक है ना। तो बफर जो है अगर आप उसको नहीं लेकर के चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बर्ड का रिक्वायरमेंट पूरा पता होना चाहिए, आपका सारा वेरिएबल पूरा अच्छे से पता होना चाहिए और आप टारगेट करोगे बर्ड की रिक्वायरमेंट की क्लोज। दूसरा तरीका क्या है, बफर रख लो, 50 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा देकर के चलो, 1% प्रोटीन एक्स्ट्रा देकर के चलो, होगा क्या,
पहला चीज। दूसरा, वो वेस्ट दाना है। तीसरा, हरदम नहीं काम करेगा। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे और जगह जगह आप लुटाते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जो आप 50 किलो कैलोरी का गैप लेकर के चल रहे थे, 1% प्रोटीन का गैप लेकर के चल रहे थे, वो मक्का तो जो है 100 किलो कैलोरी तो अकेले खाने को तैयार बैठा हुआ है, अगर आप क्वालिटी का खरीद लो खाली, तो आपका बफर भी एक पॉइंट के बाद नहीं काम आएगा। तो आपको बफर अच्छा है या आपको प्रिसीजन न्यूट्रिशन में जाना अच्छा है, भैया आपके ऊपर है। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, गिरते ही शहसवार के मैदानी जंग में वो तिफिका गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। ट्राई करोगे, वर्क का रिक्वायरमेंट जानने का, अपना वेरिएबिलिटी कम करने का, यू हैव स्कोप ऑफ अर्निंग मनी। नहीं ट्राई करोगे, बफर भी हरदम काम नहीं है। हाउ टू डू इट? पहले तो आप जानो कि भैया आपको परफॉर्मेंस लेना क्या है। दूसरे का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, ये कोई वो नहीं है। आपको क्या परफॉर्मेंस लेना है? आपको परफॉर्मेंस एफसीआर में चाहिए, तो किस एफसीआर की रेंज में आपको फॉर्मुलेशन चाहिए? आपको यूरोपियन एफिशिएंसी फैक्टर पे टारगेट चाहिए। पहले तो आप जानो कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, फिर आप अपनी लेबोरेटरी का इस्तेमाल करो या जो भी लेबोरेटरी आपसे एसोसिएटेड है उसका इस्तेमाल करो, ये जानने के लिए कि आपके पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है, पहली बात तो वो किस क्वालिटी का है, दूसरा आपका सप्लायर किस तरीके का है। तो बेवकूफ समझता है क्या आपको? तो आप जितना ज्यादा लेबोरेटरी टेस्टिंग करते जाओगे, आप अपने सप्लायर्स फिक्स कर लोगे कि ये 3 बंदों से जब भी मैंने मटेरियल लिया है तो मेरे को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिला है। तब भी रूटीन आपने चेक तो करना ही है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा ये ब्रांड है, इस ब्रांड का अगर मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ तो नहीं, मेरे को यूजुअली 45% से, मतलब 45% का सोया था तो 45.5 आता है या 44.5 आता है, 35% वाला तो नहीं आता कम से कम। इतना कम से कम आपको पता लग जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट जानते हो कि आप जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हो उसमें जो बैच है उसका क्या प्रोटीन है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। टेक हेल्प ऑफ लेबोरेटरी। अपना जो किचन का वेरिएशन है, फीड मिल का वेरिएशन है, वो भी आप टेस्टिंग के थ्रू देख सकते हो। भाई आपका, मैं कह रहा हूँ ना कि मिक्सिंग में प्रॉब्लम है, आप सीवी टेस्ट करवा लो, आप देख लो कि आपके मटेरियल की कितनी अच्छी मिक्सिंग हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही तो आप उस चीज को चेंज कर दो। वो वेरिएबल्स आपको कम करके चलने पड़ेंगे। आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या टेम्परेचर। मैं इधर से लखनऊ से बैठे बैठे 8 स्टेट्स कवर कर रहा हूँ। हर स्टेट में हर समय से मौसम नहीं होता है। आपके स्टेट में क्या मौसम चल रहा है, वहाँ पे बर्ड किस तरीके के चैलेंज फेस कर रहा है, आपको बताओगे, न्यूट्रिशनिस्ट उसको एडजस्ट करेगा। आप नहीं बताओगे तो फिर आप बताओगे कि सर फ्लॉक तो बिक गई लेकिन मजा नहीं आया, उसमें फिर मजा आने भी नहीं है। एक पायलट हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी नए बंदे से काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक पायलट प्रोग्राम रन करेंगे, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट की रेंज है उसके आसपास एक फॉर्मूला डिवाइस करूंगा कम से कम कॉस्ट में। आप उसको चला करके मेरे को बताना कि ये किधर खड़ा हुआ। अगर वो मेरी रेंज से बेटर परफॉर्म कर रहा तो मेरे पास पैसे हैं फॉर्मूले को कम करने के लिए। अगर वो मेरी रेंज से खराब परफॉर्म कर रहा तो समझ में आ गया मेरे को कि तुम्हारा रॉ मटेरियल का क्वालिटी में दिक्कत है, या तुम्हारी ज्योग्राफी की रिक्वायरमेंट मैं नहीं समझ पा रहा। तो फिर जो सेकंड फॉर्मूला मैं रन करूंगा वो मैं सारी वेरिएबल्स को ध्यान में रख के रन करूंगा, वो फॉर्मूला बुल्स आई हिट करेगा। एक फॉर्मूला लेकर के अगर आपने बोला चलो ये मजा नहीं आई, या तो डॉक्टर आपको संतुष्ट करने के लिए महंगा फॉर्मूला दे देगा, और या तो फिर अगर वो आपके पैसे बचाने की ट्राई करेगा तो उसने पहली बार में रिजल्ट ना आएगा। ये आपको इतना समझना पड़ेगा। अपना डाटा कलेक्ट करो टाइम टू टाइम। जैसा नहीं कि फ्लॉक बिकने के बाद भी प्री स्टार्टर फीड खत्म हो गया ना, 14 दिन खिला लिया आपने, 500 ग्राम खिला लिया, कितना वजन आया कौन बताएगा? अब वो आपका, मैंने एक्सपेक्टेशन मेरा है कि मेरे को 480 ग्राम चाहिए, आपको अगर 430 या 520 आ रहा है तो बताओगे तभी तो बंदा उस चीज को एडजस्ट कर पाएगा। तो डाटा कलेक्शन और डाटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिसीजन न्यूट्रिशन में जा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका वेरिएबिलिटी कहाँ है। और मैंने रिक्वायरमेंट की बिल्कुल क्लोज फॉर्मुलेशन बनाई हुई है, आप बताओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। न्यूट्रिशन का काम क्या है? न्यूट्रिशन का काम है पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैं देखूंगा कि भाई रॉ मटेरियल की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, क्रॉप की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, कैसा मौसम चल रहा हुआ है, बर्ड का जेनेटिक पोटेंशियल कहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये सारे मेरे काम होंगे। टिप्स: rather than testing ready feed, always try to test raw materials। क्योंकि आपका रेडी फीड में प्रॉब्लम अगर आ गई, सपोज करो टॉक्सिन 200 आ गया या प्रोटीन जो है 17% आ गया, तो पता थोड़ा ना पड़ेगा कि कौन सा रॉ मटेरियल की वजह से आया है। तो rather than testing ready feed, always try to test raw materials। रॉ मटेरियल टेस्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, जो खरीदते समय रॉ मटेरियल क्लेम्स होते हैं, भाई कोई मॉइस्चर का क्लेम दे देता है, कोई दानों के
नंबर पे देता है, कोई प्रोटीन परसेंटेज पे कोई रॉ मटेरियल आपको बेचता है। आपके जो रूटीन क्लेम्स है ना, वो तो आपने कम से कम रेगुलरली टेस्ट करने हैं रिस्पेक्टिव रॉ मटेरियल लिए कि मक्का ले रहे हैं तो मॉइस्चर तो आपने टेस्ट करना है, सोया ले रहे हैं तो प्रोटीन तो आपने टेस्ट करना है, DORP ले रहे हैं तो फाइबर तो आपने टेस्ट करना है। ये जो चीजें हैं इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरी के टॉक्सिन्स के लिए जितना रेगुलरली हो सके टेस्ट करिए। बहुत आसान हो गया है, सस्ती मशीनें हैं, सस्ती स्ट्रिप्स हैं, तमाम फैसिलिटीज हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड, पुराना टाइम नहीं रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए के खर्चे में आप टॉक्सिन टेस्ट करके ले सकते हो और उसकी वजह से आपके डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया ये जो रॉ मटेरियल है इसमें टॉक्सिन्स नहीं है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल करके देख सकता हूँ। अगर दिक्कत होगी तो आप बताओगे, ठीक है ना। लेकिन लेबोरेटरी बोल रही है कि ये रॉ मटेरियल बिल्कुल निर्दोष है, तो मतलब जो बुक में लिखा है मैं उससे ज़्यादा डाल सकता हूँ, आपके पैसे बचा सकता हूँ। अगर आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं तो मैं भी सेफ खेलूंगा ना, मैं इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा, प्रॉब्लम आ जाएगी करके। तो आपका जितना लेबोरेटरी का हेल्प लोगे उतना ज़्यादा आप प्रिसीजन न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ सकते हो। Occasionally test for adulterations, anti-nutritional factors, use good quality enzymes, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो खाली मैट्रिक्स नहीं ऑफर करते आपको, बहुत सारे एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर को नलीफाई कर देते हैं, बहुत सारी वेरिएबिलिटी को नलीफाई कर देते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप उनके लिए भी टेस्ट करते रहें। ये चार्ट है, मेरे पास टाइम नहीं पूरा रीड करने का, मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जिस मक्का है कम से कम उसके ग्रेन आप 100 ग्राम वजन करके ग्रेन गिनो, कितने ग्रेन हैं, 300 से ऊपर जा रहे हैं, 300 से नीचे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप उसकी क्वालिटी अपने डॉक्टर को कम्युनिकेट कर सकते हो। मॉइस्चर तो आप उसमें देखोगे, एफ्लाटॉक्सिन आपने देखना ही है, इससे कम में अगर आप मेज के साथ डील कर रहे हो तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। सोया है इसी तरीके से, इस पर कम से कम प्रोटीन मॉइस्चर तो आपने देखना ही है। कभी कभी आपने उसका अडल्ट्रेशन चेक करने हैं, कभी कभी आपने उसकी हीट कितनी अच्छी हीटिंग हुई है उस चीज़ को टेस्ट करना है। DDGS है, प्रोटीन एफ्लाटॉक्सिन, इस तरीके से ये चार्ट है, इसको चाहिए फोटो खींच सकता है, बिकॉज समय नहीं है। Remember, making food is art as well as science. Nutrition is science as well as mathematics. Nutrition and health are interdependent. वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं चल सकते हैं। आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे बट बीमार होगी, परफॉर्मेंस नहीं देगी। आप बहुत अच्छा हेल्थ मैनेज करोगे, न्यूट्रिशन दे दोगे बट परफॉर्म नहीं करेगी। दे आर इंटरडिपेंडेंट। जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन अभी भी इवॉल्व हो रहा है। आज जो मेरे को नॉलेज है, 6 महीने बाद वो नॉलेज गलत हो जाएगा, और 6 महीने बाद अगर मैंने वो नॉलेज अपडेट कर लिया तो मैं अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर दूंगा। डोंट गेट सरप्राइज, बिकॉज दोनों ही फील्ड जो है, जेनेटिक्स की भी और न्यूट्रिशन की भी, लगातार इवॉल्व हो रही है। आज से 3 साल पहले जो सच था वो आज सच नहीं है, और आज से 3 साल बाद भी नहीं होगा। वेरिएबिलिटी कम करेंगे आप, एक एक करके अपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग शुरू करेंगे, अपने फीड मिल का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो आप बर्ड की रिक्वायरमेंट की क्लोज प्ले करेंगे, जिसको मैं प्रिसीजन न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ। जो मैंने आज डिस्कस किया वो प्रिसीजन न्यूट्रिशन का 10% भी नहीं है। हमारे से आगे जो रीजन्स हैं, हमारे से आगे जो कंट्रीज हैं, 10 साल 15 साल आगे हैं, वो प्रिसीजन न्यूट्रिशन, वो मेरा लेक्चर देखेंगे तो बोलेंगे क्या बोल दिया, बिकॉज ये 5% भी नहीं है प्रिसीजन न्यूट्रिशन का, बट ये सोच हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नो योर वेरिएबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स, नो योर वर्ड्स रिक्वायरमेंट, सेट योर प्रोग्राम एंड कीप एडजस्टिंग इट रेगुलरली। लगातार एडजस्ट करते रहो। ट्रायंगल ऑफ सक्सेस क्या है? न्यूट्रिशन, हेल्थ और मैनेजमेंट। Thank you very much. Open for questions. Any question? Yes, please.